सामाजिक अधिगम से आप क्या समझते हैं? बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करें व इसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें। अथवा सामाजिक अधिगम क्या है? प्रेक्षण व सामाजिकरण द्वारा सीखना किस प्रकार होता है? बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करें व शिक्षा में इसके महत्व की चर्चा करें। मानव अपने वातावरण के द्वारा स्वयं कुछ न कुछ सीखता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अंदर रहता है, समाज से सीखता है, समाज को सिखाता है। समाज द्वारा निर्देशित सीखने को बंडूरा ने सामाजिक अधिगम कहा है। बंडूरा एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक अधिगम कहा है। समाज द्वारा निर्देशित सीखने को सामाजिक अधिगम इन्होंने कहा है। इसके अनुसार सामाजिक अधिगम के अंतर्गत उस तत्व का अधिगम किया जाता है जिसमें जो तत्व पुरस्कृत करते हैं जिनकी प्रतिष्ठा होती है या जो सुयोग्य होते हैं वे तत्व अधिगम नहीं किए जाते हैं। जो प्रतिष्ठित ना हो या सुयोग्य ना हो, यानी समाज द्वारा कुछ तत्व निर्धारित हो जाते हैं जिनका बालक स्वतः अनुसरण करता है और वह इसका अधिगम लक्ष्य बन जाता है। अर्थात दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने अथवा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने और अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। प्रेक्षण व सामाजिकरण द्वारा सीखने के बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सामाजिक जीवन में अनुकरण द्वारा सीखने का प्रचलन अधिक है। किसी प्रतिमान मॉडल के व्यवहार को देखकर बालक उसका अनुसरण करके उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना ही अनुकरण द्वारा सीखना कहलाता है। अधिगम में अधिगमकर्ता बालक किसी प्रतिमान को देखता और सुनता है। अधिगमकर्ता प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित करता है। बालक प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करता है। इसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं प्रतिमान के व्यवहार का अनुकरण करके सबलीकरण की आशा करता है। सबलीकरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। लोगों से धनात्मक पुष्टिकरण मिलने पर बालक उस व्यवहार को सीख लेता है और यदि किसी व्यवहार के प्रति लोगों का नकारात्मक पुष्टिकरण हो तो वह उस व्यवहार को त्याग देता है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोग किए। 1963 ईस्वी में बंडूरा ने अपने अध्ययन में 2 स्थितियां रखी। पहली स्थिति में बंडूरा ने बालकों को ऐसे मॉडल दिखाए जो एक खेल के कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। बंडूरा ने पाया कि निरीक्षण करने वाले बालकों ने भी आक्रामक व्यवहार वैसी ही परिस्थितियों में किया। दूसरी स्थिति में अवरोध के प्रभाव को देखा गया। यह देखा गया कि आक्रामक व्यवहार करने पर दंडित किया जाता है तो उन बालकों के सीखने में दंड एक अवरोध के रूप में आ गया। इस कारण उन्होंने आक्रामक व्यवहार बंद कर दिया। यदि निरीक्षण करने वाले बालक देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार वाले बालकों को दंडित नहीं किया गया तो विशेष स्थिति में वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रतिमान आते हैं और हम उनके व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। यही स्थिति बालक के सामने पैदा होती है। एक बालक टीवी पर प्रदर्शित चलचित्र में हीरो के कार्यकलापों को देखकर उसके व्यवहार को अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लेता है। बालक वहां अन्य लोगों को भी उसके व्यवहार की प्रशंसा करता देखता है। वही बालक घर पहुंचने पर अपने माता पिता के सामने वैसा ही व्यवहार करता है। इस स्थिति में यदि माता पिता उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह उस व्यवहार को करना सीख लेता है और यदि माता पिता उस व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं तो वे उस व्यवहार को नहीं सीखेगा। संक्षेप में बंडूरा के मॉडल की विशेषताओं को लिखा जा सकता है कि वे मॉडल जो आदरपूर्ण होते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, योग्य है या जिसका स्तर उच्च होता है कि व्यवहार का अनुकरण शीघ्रता से किया जाता है। प्रायः शिक्षक और अभिभावक बालक के अनुकरणात्मक व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालते हैं। इसके शैक्षिक निहितार्थ।
बच्चों के व्यक्तिगत विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगम है। बच्चे निरीक्षण व प्रेक्षण द्वारा समाज की मान्यताओं को आत्मसात करते हैं। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जा सकता है। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। कक्षा में सीखने की अनुकरणीय प्रक्रियाओं का समावेश करके बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बच्चों के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षकों को आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करने चाहिए। वे बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। बच्चों के प्रेक्षण व समाजीकरण द्वारा सीखने के बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग का वर्णन करें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बंडूरा के सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम वाले सिद्धांत थे, इसके बारे में। इन्होंने इसमें कहा है कि मानव अपने वातावरण के द्वारा स्वयं का कुछ न कुछ सीखता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज के अंदर रहता है, समाज से सीखता है, समाज को सिखाता है। समाज द्वारा निर्देशित सीखने को बंडूरा ने सामाजिक अधिगम कहा और इसी के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत दिया। इन्होंने दो तरीके से इसको स्थितियों में सिद्धांत दिया। जैसे पहली स्थिति में बंडूरा ने बालकों को ऐसे मॉडल दिखाए जो एक खेल के कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। बंडूरा ने पाया कि निरीक्षण करने वाले बालकों ने भी आक्रामक व्यवहार वैसी ही परिस्थितियों में किया। दूसरी स्थिति में अवरोध के प्रभाव को देखा गया। यह देखा गया कि आक्रामक व्यवहार करने पर दंडित किया जाता है, तो उन बालकों के सीखने में दंड एक अवरोध के रूप में आ गया। इस कारण उन्होंने आक्रामक व्यवहार बंद कर दिया। यदि निरीक्षण करने वाले बालक देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार वाले बालकों को दंडित नहीं किया गया, तो विशेष स्थिति में वे वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ये इनके जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत जो शैक्षिक निहितार्थ है वो हम लोगों ने जाना। जैसे बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगम है। बच्चे निरीक्षण व प्रेक्षण द्वारा समाज की मान्यताओं को आत्मसात करते हैं। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है तो उस बालक में वांछित गुणों का विकास किया जाता है। तो ये सारी, अगर बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल लाने से बचना चाहिए, ये सारी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के प्रेक्षण व समाजीकरण द्वारा सीखने के बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग का वर्णन करें। इसका उत्तर, प्रेक्षणात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। बंडूरा और उनके सहयोगियों ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है। बोबो डॉल प्रयोग क्या है, इसको जानते हैं। इस प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा बोबो डॉल था। अब कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौने के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौने के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है, पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को पुरस्कृत किया गया और एक व्यक्ति ने उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसका आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा कि लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित। इस प्रकार बच्चों के 3 समूहों को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्में देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन समूहों को छिपकर देखा गया और उनके व्यवहारों को नोट किया गया। उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा था, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे।
सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखा और मॉडल का अनुकरण भी किया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कृत किया गया या दंडित किया गया। तो ये बॉबो डॉल प्रयोग था, जिसमें ये प्रयोग करके देखा गया कि बच्चे जो है जो पुरस्कृत किया जाता है और दंडित किया जाता है उसके आधार पर जो है आचरण करना सीखता है और अनुकरण भी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है, उल्लेख करें। वाइगोत्स्की ने सन 1924-34 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी मॉस्को में संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, विशेषकर भाषा और चिंतन के संबंध पर। उनके अध्ययन में संज्ञान के विकास के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा किया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम जल के अणु का अध्ययन उसके भागों H और O के द्वारा नहीं कर सकते, उसी प्रकार व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति का उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में अध्ययन ही हमें उसकी समग्र जानकारी प्रदान करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। उनका यह दृष्टिकोण पियाजे के सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांतों से भिन्न है। चूँकि पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतर्क्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतर्क्रिया इंटरेक्शन ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है, जो एक संस्कृति से दूसरे में भिन्न हो सकता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संज्ञान और सामाजिक वातावरण का सम्मिश्रण किया। बालक अपने से बड़े और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर चिंतन और व्यवहार के संस्कृति अनुरूप तरीके सीखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कई प्रमुख तत्व हैं। प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है व्यक्तिगत भाषा। इसमें बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करते हैं। तो यही था वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब आगे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं, शैक्षिक निहितार्थ की वर्णन करें एवं समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्नवत हैं। भाषा तथा विचार। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण साधन बताया है। बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान करने के लिए बल्कि अपनी योजना बनाने में, अपना व्यवहार करने में भी करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार शुरू में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। बच्चे समाज में रहकर ही अपने विचारों को शब्द दे पाते हैं और उनकी भाषा का विकास होता है। उसके बाद है वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की संभावनाओं का एक निश्चित क्षेत्र होता है। संज्ञानात्मक विकास को अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती है, जिसमें बच्चे स्वयं बिना किसी मदद के अपने स्तर पर सीखते हैं, जैसे कि चूसना, खेलना, बोलना, चलना, दौड़ना आदि। इसे वाइगोत्स्की ने वास्तविक विकास के स्तर नाम दिया, जिसमें बच्चे बिना किसी मदद के अपने आप सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए घुटनों के बल चलना,
वॉकर में चलना, चीज़ों को उठाकर रखना, पलंग के नीचे उतरना आदि इत्यादि। उसके बाद समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे किसी कठिन कार्य को अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की मदद से कर लेते हैं। दूसरा है सहारा लगाना, इसके फोल्डिंग। जब बच्चे कुछ नया सीख रहे होते हैं तो शुरू में उनसे ज़्यादा हुनरमंद व्यक्ति के सहारे या मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे बच्चा वह नया काम सीख लेते हैं, मदद की मात्रा को कम करते जाते हैं और अंत में बच्चे उस काम को बिना किसी की मदद के कर ले पाते हैं। वाइगोत्स्की की इस सहारे को इसके फोल्डिंग नाम दिया। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या हैं? इस सिद्धांत में विद्यालय और घर के बीच एक सार्थक संबंध बनाने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा होने से बच्चों का सीखना ज़्यादा अर्थपूर्ण व सार्थक होता है। परिवार में बच्चे स्वाभाविक रूप से बातचीत कर पाते हैं, इसलिए वहाँ सीखने का एक अच्छा वातावरण बनता है। दूसरा, इस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक विद्यार्थी एक दूसरे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में पहुंचने में मदद करते हैं। बच्चे ऐसी सहयोगी प्रक्रियाओं में चर्चा संवाद को आत्मसात करते हैं और सीखना संभव हो पाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और उनमें भिन्नता क्यों पाई जाती है। उदाहरण के लिए साक्षर समाज पढ़ने लिखने गणित की क्षमताओं पर जोर देते हैं, इसलिए उनके बच्चे इन कौशलों में बेहतर होते हैं उन बच्चों के मुकाबले जिन्हें औपचारिक शिक्षा के कम मौके मिलते हैं। यदि शिक्षक सामूहिक कार्य की व्यवस्थित योजना बनाते हैं और किसी समस्या को हल करने या खोज करने के लिए बच्चों को देते हैं तो बच्चों में प्रश्न पूछने और आलोचना करने की क्षमता बढ़ती है और वे कार्य को कर पाते हैं। ऐसा करते हुए वे दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, अपना विचार बनाते हैं और बहस का विश्लेषण करते हैं। वे समझकर सीखते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके बाद है समालोचना। तो ये जो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसके समालोचनात्मक समझ विकसित करते हैं। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की के विचारों को खूब सराहा गया, परंतु उनकी आलोचना भी हुई। उन्होंने उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में चित्रों, नक्शों आदि प्रतीकों को महत्व तो दिया, परंतु भाषा की भूमिका को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया। जबकि कुछ संस्कृतियां बच्चों के सीखने में भाषा के बजाय अवलोकन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर ज़्यादा जोर देती है। उसी प्रकार वाइगोत्स्की ने संज्ञान के विकास में समाज और संस्कृति के प्रभाव को तो खूब महत्व दिया, परंतु जैविकता के योगदान को नज़रअंदाज कर दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने यह नहीं देखा कि किस तरह बच्चों में गत्यात्मक कौशल, स्मृति, समस्या समाधान की क्षमताएं बच्चों के सामाजिक अनुभवों में बदलाव लाती है। ना ही वे यह स्पष्ट कर पाए कि किस तरह बच्चे अपने सामाजिक अनुभवों को आत्मसात करते हैं, जिससे उसकी मानसिक कार्यकुशलता बढ़ती है। तो ये थे शैक्षिक निहितार्थ और समालोचनात्मक समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में न्यूरोसाइकोलॉजिकल आधार के प्रभाव की चर्चा करें। बच्चों के सीखने की गति को समझने के लिए मस्तिष्क की संरचना एवं सीखने में इसकी भूमिका की व्याख्या करें। न्यूरोदैहिक क्षेत्र में हुए शोध निष्कर्षों ने सीखने की प्रक्रिया को नई तरीके से समझने में मदद की है। पिछले दशकों में हमारे मस्तिष्क तंत्रिका नेटवर्क में जानकारी संग्रहित करने वाली परिकल्पना ने बड़ी लोकप्रियता और मजबूत वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त किया है। मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र की संरचना और इसके तत्वों के बीच संबंध हम सूचना को संसाधित करते हैं, उसका गठन करते हैं। दूसरी तरफ स्मृति इन नेटवर्कों के सक्रियण में शामिल है। मस्तिष्क प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने को निरंतर पुनर्संगठित करता रहता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, परंतु मानव जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अति तीव्र होती है। शिशु को घर परिवार में प्राप्त अनुभव उनके स्नायु परिपथ को प्रभावित करते हैं, जो यह निश्चित करता है कि विद्यालय में तथा बाद के जीवन में मस्तिष्क कैसे और क्या सीखता है।
मस्तिष्क की संरचना एवं सीखने में इसकी भूमिका क्या है। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं अग्र मस्तिष्क। सीखने में इनकी भूमिका को इनके विभिन्न कार्यों से समझ सकते हैं। पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के इस हिस्से में निम्न संरचनाएं होती है, जैसे मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा है जो मेरु रज्जु से सटा रहता है। इसमें तंत्रिक्रिय केंद्र होते हैं जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियां जैसे श्वास लेना, हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। सेतु। एक ओर यह मेडुला से और दूसरी ओर मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है। सेतु का एक केंद्रक तंत्रिकीय केंद्र होता है जहां हमारे कानों द्वारा संचालित श्रवणात्मक संकेतों को ग्रहण करता है। इसमें ऐसे केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति और श्वास प्रश्वास संचालन को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद पश्च मस्तिष्क में ही अनुमस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क का यह सबसे विकसित हिस्सा अपनी झुर्रीदार सतह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशीय क्रियाकलापों में समन्वय करना है। यह क्रियाकलापों की विधियों की स्मृति में संचित करता है, जिससे हम कैसे चलें, साइकिल पर चढ़ें या नीचे इत्यादि मुद्राओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अब मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता है तथा यह पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जोड़ता है। यह हमारी संवेदनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। संवेदों को नियमित करके यह हमें सजग और सक्रिय बनाता है। पर्यावरण से आगत सूचनाओं के चयन में भी यह हमारी सहायता करता है। उसके बाद अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। इसके 4 प्रमुख भाग हैं: अधश्चेतक, सांवेगिक एवं अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को यह नियमित करता है, जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियमन और कामोत्तेजना। यह शरीर के आंतरिक वातावरण यथा हृदय गति, रक्तचाप, तापमान को नियंत्रित एवं नियमित करता है। उसके बाद चेतक। यह एक प्रसारण स्टेशन की तरह है जो ज्ञानेंद्रियों से आने वाले सभी संवेदी संकेतों को ग्रहण करते हैं, वल्कुट के उपयुक्त हिस्सों में प्रक्रमण के लिए भेजता है। वल्कुट से निकलने वाले सभी बहिर्गत प्रेरक संकेतों को भी ग्रहण कर शरीर के उपयुक्त भागों में भेजता है। उसके बाद आता है उपवल्वुफटीय तंत्र। उपवल्वुफटीय तंत्र शरीर में शारीरिक तापमान, रक्तचाप और रक्त शर्करा स्तर का नियमन करके या आंतरिक समस्थिति को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे बाद में आता है प्रमस्तिष्क। यह भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रकारों जैसे अवधान, प्रत्यक्षण, अधिगम, स्मृति, भाषा, व्यवहार, तर्कना और समस्या समाधान को नियमित करता है। मानव मस्तिष्क के कुल परिणाम का 2/3 भाग प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क की सभी तंत्रिका कोशिकाएं हमारे लिए संगठित कार्य करना और प्रतिमाएं, प्रतीक, साहचर्य तथा स्मृति सर्जन करना संभव बनाते हैं। तो ये न्यूरोदेहिक यानी हमारे मस्तिष्क की एक व्याख्या की गई है, जिसमें न्यूरोदेहिक क्षेत्र में हुए शोधों ने सीखने की प्रक्रिया को नए तरीके से समझने में मदद की। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो मस्तिष्क तंत्रिका है इसमें कहाँ पर क्या है और कहाँ पर किस चीज़ को संग्रहित किया जाता है, कौन से कार्य भाग जो हैं किस काम के लिए बनी हुई है। तो मस्तिष्क को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसे पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क में बांटा गया है। पश्च मस्तिष्क में निम्न हिस्सा आता है, जैसे मेडुला ऑब्लांगाटा, उसके बाद सेतु, अनुमस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क आता है। फिर अग्र मस्तिष्क में भी भाग आते हैं, जैसे अधश्चेतक, चेतक, उपवल्वुफटीय और प्रमस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में 4 भाग हैं:
उसके बाद मध्य मस्तिष्क और फिर पश्च मस्तिष्क में भी 3 भाग हैं, जैसे अनुमस्तिष्क, सेतु और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन सभी भागों का जो है महत्व